हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसपीएन साइंस अकेडमी के ऑफिशियल पर। आज हम लोग क्लास 9 के साइंस के बायोलॉजी पोर्शन के चैप्टर नंबर 5 को जीवन की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी अथवा लाइफ साइंस कह सकते हैं। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बायो सेकंड लॉजी। बायो मीन्स होता है लाइफ, लॉजी मीन्स होता है लॉगस। लॉगस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है टू स्टडी, यानी लाइफ के बारे में स्टडी करना ही क्या होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम लैमार्क तथा उनके साथी ट्रेवियरेनस ने दिया। बायोलॉजी का पितामह यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उनके अथक प्रयास से उन्होंने इस पे बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए तथा उन्होंने जीवों से रिलेटेड बहुत सारे तथ्य तथा उनके व्यवहार के आधार पर उनके गुणों के बारे में बताया। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कोशिका। क्या होती है कोशिका? किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। रॉबर्ट हुक को 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और उन्होंने बताया, उन्होंने कार की एक पतली काट से अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने देखा कार क्या होता है। हम लोग जानेंगे कार क्या होता है। कि वृक्ष की छाल को कार कहते हैं। उन्होंने उसमें देखा, जब उन्होंने अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा तो उन्होंने पाया कि कुछ मधुमक्खी के छत्ते की जैसी कुछ स्ट्रक्चर, कुछ संरचना दिखाई दिया। जो ये ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं इसको ही उन्होंने सेल बोला है, यानी कोशिका। सेल क्या होता है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है एक कमरा। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक हैं एक कमरे की तरह दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे सेल बोला। अब बात करते हैं 1855 में आया एक वैज्ञानिक आए बिरचो। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं की तरह ही बनती हैं। अब बात करते हैं जीवों का वर्गीकरण कोशिकाओं के आधार पर। हम जानते हैं कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। पहला पॉइंट है इसमें एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? ऐसे जो एक कोशिका से बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं तथा इसमें सारी होने वाले कार्य एक कोशिका के द्वारा ही होते हैं और इनका लाइफ स्पैन कम होता है, यानी जीवन काल इसका कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास आदि। और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं तथा इनके अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य को संपन्न करती हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जंतु इत्यादि। कोशिका किससे बनी होती है? एक क्वेश्चन कभी न कभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, कोशिका किससे बनी होती है। कोशिका के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा झिल्ली, सेकेंड केंद्रक, दूसरा कोशिका द्रव। प्लाज्मा झिल्ली को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस, कोशिका द्रव को कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली एक कार्बनिक अणु से मिलकर बनी होती है जिसमें हमारे लिपिड और प्रोटीन होते हैं और एक लचीली झिल्ली होती है। जो जैसे हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक कोशिका, मान लो एक कोशिका है, इसके अंतर्गत ये जो आपको ब्लॉक्स की तरह दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। इसके सबसे बाहरी पोर्शन को, जो सबसे बाहरी ऑर्डर है, इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली इतना लचीली होती है कि इसी के थ्रू कोई भी जैसे गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या जल के मॉलिक्यूल्स इसी से आर पार हो पाते हैं। अब हम जानेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का संचार, यानी जो प्लाज्मा झिल्ली है उससे हमारे जल या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस कैसे आवागमन करती है या उससे संचार कैसे करती है। उसमें पहली भी हम जानेंगे डिफ्यूजन यानी विसरण। विसरण भी वह विधि है, वह प्रक्रिया जिसमें गैसों का संचार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। यानी इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बीकर ले लें और इसमें जल का विलयन है और इसमें एक जल को डाल दें कोशिका। अगर मान लें जल की सांद्रता कोशिका के अंदर में उपस्थित जल की सांद्रता से अधिक है तो ये जल इस कोशिका के अंदर जाएगा और एक कोशिका
फूल जाएगी। अगर और दूसरी कंडीशन है, अगर ये कोशिका है और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर कोशिका के अंदर उपस्थित जल की सांद्रता अधिक है और बाहर जल की सांद्रता कम है, तो कोशिका से जल बाहर आएगा और क्या होगी, कोशिका हमारी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और दूसरी बात करते हैं, इसमें आता है ऑस्मोसन यानी प्रासरण। प्रासरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रासरण के द्वारा किसी द्रव का फ्लो होता है, यानी कोई द्रव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की हो जाता है। यानी हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, अगर इस हमारे कोशिका के अंदर अगर वाटर की सांद्रता अधिक है और बाहर उसकी सांद्रता कम है, तो कोशिका से वाटर बाहर निकलेगा। अगर बाहर की सांद्रता अधिक है और अंदर की सांद्रता कम है, तो जल हमारा अंदर आएगा कोशिका झिल्ली के थ्रू। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन। इसमें 3 विलयन होते हैं। पहला होता है अति प्रासरणदाबी विलयन, दूसरा होता है समप्रासारी विलयन और तीसरा होता है अल्प प्रासारी विलयन। पहला जानेंगे अति प्रासरणदाबी विलयन क्या होता है। मान लो ये बीकर में एक कोशिका है और कोशिका के अंदर जल है और इस जल का और बाहर इसमें एक जल का एक विलयन है। अगर कोशिका के अंदर जल की सांद्रता बाहर वाले जल की सांद्रता से अधिक है, तो कोशिका से जल बाहर आएगा। इस प्रकार के विलयन को हम अति प्रासरणदाबी विलयन कहते हैं। और दूसरा होता है समप्रासारी विलयन। जब कोशिका के अंदर जल की सांद्रता और बाहर की सांद्रता दोनों समान हो, तो उसे हम समप्रासारी विलयन कहते हैं। यानी इस प्रकार के विलयन को हम समप्रासारी विलयन कहते हैं। और तीसरा होता है अल्प प्रासारी विलयन। जब कोशिका के अंदर के जल की सांद्रता बाहर के जल की सांद्रता से कम हो, तो इस प्रकार की विलयन को हम अल्प प्रासारी विलयन कहते हैं। अब हम इसके बाद जान लेते हैं कोशिका भित्त यानी सेल वॉल। क्या होती है कोशिका भित्त? कोशिका भित्त हमारे पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्त हमारे जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्त पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्त कहते हैं। जैसे मान लो कोई पादप कोशिका है, इसका जो सबसे बाहरी आवरण है इसे हम लोग कोशिका भित्त कहते हैं, यानी सेल वॉल कहते हैं। अब बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? यानी न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका में होने वाली सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है हमारा केंद्रक, इसलिए केंद्रक को हम हेडक्वार्टर भी कहते हैं। अब मान लो एक केंद्रक है, केंद्रक इसके बाहरी भाग को, यानी इसके बाहरी भाग जो होता है इसका, केंद्रक के बाहरी वाला भाग को हम केंद्रकाय कहते हैं और इसके अंदर वाले भाग को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। हमारे केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम हमारे माता पिता के गुणों को डीएनए के माध्यम से अपने संतति में यानी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, थर्ड टर्म है हमारा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें पहला होता है हमारा सिस्टोल, दूसरा होता है कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गेनेल एंड सिस्टोल। सिस्टोल क्या होता है? एक जेल लाइक मतलब द्रव्य होता है, इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है। दूसरा होता है कोशिका अंगक। कोशिका अंगक जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे किसी मानव के शरीर में भी श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन से यह तात्पर्य है कि हमारे शरीर में अलग अलग कार्य अलग अलग कोशिकाएं करती हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, पेशी कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं ये होती हैं। जैसे कि हम लोग मान लें कि हमारे शरीर में है अमाशय और हृदय क्या यानी हार्ट क्या होता है? हमारे रुधिर यानी ब्लड को पंप करता है और अमाशय क्या करता है? हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है। इसी तरह इस हमारे कोशिका में भी कोशिका अंगक होते हैं जो हमारे केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होते हैं तथा इसी के साथ साथ वो कोशिका के अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। जिसमें होता है हमारा अंतःप्रेरक जालिका होता है, गोल्जी बॉडी होता है, तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी और प्लास्टिड। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। गाइड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वंदे मातरम।